हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बीएससीबी बोर्ड यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के इंग्लिश के लिटरेचर के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है सिलेबस में, लिटरेचर में टोटल अगर ध्यान से हम लोग समझें तो लिटरेचर में लिख देता हूँ, जो लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन, इस लिटरेचर सेक्शन में 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स। एक बुक रेनबो है और एक बहुत ही छोटा सा बुक है, कम पेज है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके यह बुक है। ओके, रेनबो में ध्यान रखिएगा इसके 2 सेक्शन हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री का सेक्शन। प्रोज को आप इस प्रकार समझते हैं जिसे हमें स्टोरी कहते हैं, और पोएट्री वो आपका पोएम का सेक्शन हो गया। तो प्रोज में टोटल 11 स्टोरीज हैं, 11, और पोएट्री में टोटल 10 पोएम्स हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इसमें 7 लेसन्स अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं। ओके, 7 लेसन्स हैं। तो हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग जो अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टडी करेंगे, वो रेनबो का प्रोज सेक्शन है। 11 कहानी है, तो वो प्रोज सेक्शन का पहला कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं पूरा स्टोरी का लाइन अप। कोई समरी आपको अभी फिलहाल नहीं दिया जाएगा। आपको जो रेनबो बुक है उसका प्रोज जो सेक्शन है, महात्मा गांधी वाला यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो बुक सामने में ओपन कर लेना और लाइन बाय लाइन आपको एक एक वर्ड समझाते हुए चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस में बताऊंगा उसको आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट उसे कर लें। टोटली क्लास वाइज ही आपको पूरा विजुअलाइजेशन इसका या इफेक्ट इसका दिया जाएगा। जब आपको लगेगा आप क्लास में बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और मैं बताते भी जाऊंगा कि यह पॉइंट यह लाइन अंडरलाइन है, क्लियर, और मीनिंग भी समझाऊंगा। और हो सकता है कि ये जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो इसका बीच का, या हो सकता है बीच में ही ले लेंगे, या कहानी के लास्ट में इसका अलग से एक एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, इसका एक मतलब एक सेक्शन बना दिया जाएगा जिसमें सिर्फ हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। उसके बाद इसके लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब ओवरऑल पूरा आपको लिटरेचर का सेक्शन आज से मैं ओपन कर रहा हूं, और डिटेल एनालिसिस रहेगी। अभी डिटेल एनालिसिस की जाएगी, मतलब हर एक कहानी का लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको समझाया जाएगा। और जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार रिव्यू करने के लिए मैं 1 शॉट इसका रिवीजन करवा दूंगा समरी के तौर पर। अब इसमें समझते हैं, तो स्टोरी का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सेंस आ जाता है। अब समझते हैं, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, कल्चर का मतलब संस्कृति से आता है, जो महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ लिखा गया है। तो ये 2 वर्ड, इंडियन तो समझते ही हैं कि भारतीय है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि हिंदी जानना जरूरी नहीं है, उस वर्ड को समझना है कि उस वो वर्ड जो है अपने अंदर किस प्रकार के मीनिंग को कैरी कर रहा है। ओके, तो सिविलाइजेशन कहा जाता है कि इट मीन्स दैट अ सोसाइटी हैज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि यह एक ऐसे सिविलाइजेशन कहा जाता है कि ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कहा गया अ डिवीजन ऑफ लेबर, कहने का जो कारीगर हैं उनके हुनर अलग अलग प्रकार के हों। ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार के लेबर हों, अलग कोई आर्किटेक्ट हो, कोई आपका मतलब बिल्डिंग आर्किटेक्ट हो गया, कोई पेंटिंग जानता हो, कोई टीचिंग जानता हो, कोई एग्रीकल्चर जानता हो, तो ये अलग डिवीज़न के लेबर होने चाहिए। कहने का मतलब लोगों के पास कलाएं ज़्यादा होनी चाहिए, स्किल्स। फिर कहा गया अ सरप्लस ऑफ फूड, मतलब फूड भोजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, सही प्रकार की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और एक सरकार हो जिसे हम लोग पहले टाइम एंशिएंट टाइम लोग राजा कहा करते थे। ओके, पूरा साम्राज्य आज डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें एक चुनी हुई सरकार होती है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब उसका सब कुछ सब जगह पे सही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में हो, जिसको जहां होना चाहिए सबको दिया गया हो। एंड रिलीजन, और धर्म हो, एक ऑर्गेनाइज्ड धर्म हो,
एंड अ राइटिंग सिस्टम, और उसमें एक लिखने की परंपरा हो, मतलब पढ़ने की परंपरा हो तो मतलब कहने का मतलब है कि सिविलाइजेशन कहा जाता है कि जहां कारीगर हो, स्किल्स हो, भोजन की व्यवस्था हो, एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, धर्म हो और लिखने की परंपरा हो, पढ़ने या पढ़ाने की परंपरा हो, इसे हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन। कल्चर की बात करते हैं तो कहा गया द कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, द कस्टम्स रीति रिवाज, आइडिया जो तरीके हों, बिलीफ सबका अपना अपना बिलीफ होता है, भरोसा होता है जिसे हम लोग आस्था कहते हैं, एंड सोन और भी बहुत चीजें, रीति रिवाज हो, तरीके हो, विश्वास हो, जो भी अन्य प्रकार की चीजें हो सकती हैं, पहनावा हो कपड़ों का, ओके, वह भी, ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी एंड कंट्री, किसी खास समाज या देश को लेकर उसकी जो आइडियाज, बिलीव्स, ओके, और भी जो कस्टम्स होते हैं वो सब होना चाहिए, तो उसे हम लोग कल्चर भी कहते हैं। तो सिविलाइजेशन का मीनिंग हो गया गवर्नमेंट से, फूड से, लेबर से, रिलीजन से, राइटिंग सिस्टम से, जबकि कल्चर का मीनिंग दिखता है कस्टम से, आइडियाज, बिलीव्स और भी बहुत सारी चीज़ों से। ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर दो बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको समझ जाना चाहिए। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात की गई है। अब बुक का आप इंट्रो सेक्शन आप निकाल सकते हैं। जो इंट्रो है वो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, किसे हम लोग इंट्रो कहते हैं। जब आप बुक आप इसे पलटते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर फर्स्ट पेज में ही महात्मा गांधी, इस पैराग्राफ में आपको कुछ लाइन दिखेंगे। स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होता है, नीचे से, जहाँ 1 लिखा गया है पैराग्राफ 1, लेकिन जो इंट्रो है वो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ता है। जब से बीएसवी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो इंट्रो का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ चुका है, क्योंकि इंट्रो से भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर एक कहानी या हर एक पोयम का आपको यहीं से पढ़ाया जाएगा। तो अभी मैं इंट्रो सेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो बुक निकाल कर आराम से बैठ जाना है और लाइन बाय लाइन समझना है। जो जो मैं बात इंपॉर्टेंट कहूँगा उसे अंडरलाइन या हाईलाइट कर ले और मीनिंग लिखते जाएं। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए समझते हैं। चलिए तो इंट्रो का लाइन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जो होगा सो फिनिश करते हैं। चलिए, तो इसमें कहा गया है, फर्स्ट लाइन अगर पढ़ें तो मोहनदास करमचंद गांधी की बात की गई है। यानी जो महात्मा गांधी शॉर्ट नाम हुआ, जिसे हम लोग एम गांधी भी कह देते हैं, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म इनका 1869 में और मृत्यु इनकी 1948 में हुई। यह एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है, इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि इनका जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। पॉपुलरली मतलब लोग इन्हें प्रसिद्ध किए हुए हैं। किस नाम से इन्हें प्रसिद्ध किया गया है? तो बापू, इन्हें बापू भी कहा गया और फादर ऑफ द नेशन, इन्हें राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। यह लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। तो एमसीक्यू में आपको महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी या एम गांधी इस पर या एम के गांधी इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं, जिसे क्लिक करना पड़ता है। आगे कहा गया है, तो यहाँ तक में हो गया कि मोहनदास करमचंद पूरा नाम है, करमचंद गांधी पूरा नाम है। 1869 में इनका जन्म हुआ है, 1948 में इनकी मृत्यु हुई है। पॉपुलरली ये प्रसिद्ध हैं किस नाम से? बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से। अब महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही गई कि महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। अब महात्मा गांधी को बहुत लोग पॉलिटिशियन भी कहते हैं और बहुत लोग स्पिरिचुअल लीडर भी। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, उस प्रकार का इंसान जो अपने जीवन चरित्र के बारे में ज़्यादा सोचता हो कि कैसे बात करना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से समाज को सुधारना है, देश को सुधारना है, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, इनमें जो छोटी बड़ी जो भी बुराइयां, इन सब के बारे में सोचता हो, उन्हें स्पिरिचुअल आध्यात्म कहा जाता है। जो सबसे पहले तो आध्यात्म करने का अपने बारे में जानना कि व्यक्ति वो अपने बारे में क्या सोचता है, कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। ओके, तो महात्मा गांधी को आप पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, लेकिन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन एक आध्यात्मिक लीडर के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है। रीज़न ये रहता है कि पॉलिटिशियन कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स किसी राजनीति से बिलोंग करता है।
तो महात्मा गांधी जो है उस समय वो मतलब पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन इनको ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल लीडर किया कहा करते थे। क्लियर? तो आध्यात्मिक एक लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नन, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कहा गया है स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, सक्सेस में सफलता होता, सक्सेसफुली इन्हें सफलतापूर्वक, इन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, उपयोग किया किसका? ट्रूथ एंड नन वायलेंस, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ट्रूथ मतलब सत्य और नन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। इन्होंने सफलतापूर्वक मतलब उपयोग कर लिया सत्य और अहिंसा को। किस रूप में? सत्य और अहिंसा इन्होंने उपयोग किया, तो किस रूप में इन्होंने उपयोग किया? तो कहा गया है एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी जो रूल था, अंग्रेजों का ब्रिटिश रूल था, उनके खिलाफ, ओके, उनके मतलब सामने, उनके विरोध में उन्होंने सत्य और अहिंसा, ओके, सत्य तो जानते हैं, और नन वायलेंस कहा जाता है, जैसे एक वर्ड होता है वायलेंस, ओके, तो वायलेंस जिसमें आप हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, बंदूक का यूज करते हैं, और नन वायलेंस जिसमें इस सबको मना किया जाता है। तो महात्मा गांधी नन वायलेंस के रूप में भी जाने जाते हैं, अहिंसा के पुजारी के रूप में। तो इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ये चीफ वेपन्स, इनके मुख्य हथियार जो है ट्रूथ एंड नन वायलेंस, इनका यूज किया, अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने हेल्प किया। अक्सर ये कहा जाता है, यहाँ इस हेल्प वर्ड का अच्छे से समझिए क्यों यूज किया गया। एक कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, और एक कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में उन्होंने मदद किया, यानी योगदान दिया। यह वर्ड का बहुत ही सही उपयोग है कि यहाँ कहा गया कि हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इन्हें भारत को आज़ादी इन्होंने दिलाई नहीं, इन्होंने आज़ादी दिलाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये शब्दों का सही उपयोग है। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, और डोमिनेट करने का मतलब होता है अपना वर्चस्व स्थापित रखना, मतलब अपने आप को सबसे बड़े पैमाने पर रखना। तो 1915 में जब ये इन्होंने भारतीय आंदोलन में इन्होंने शुरू किए, भाग लिए थे, उससे लेकर 1948 तक, जब तक इनकी हत्या नहीं की गई, इन्होंने पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को इन्होंने डोमिनेट किया। मतलब इनसे बड़ा जो लीडर हो सकता है या पॉलिटिशियन, वो बहुत ही कम लोगों को समझा जाता था। तो इन्होंने डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को। ये अंडरलाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1915 टिल 1948। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। इनकी हत्या कर दी गई द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक कहा जाता है कि घातक होता है, या कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति जो एक खास प्रकार की विचारधारा से हो और जो किसी की हत्या करने पर आतुर हो जाए, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कट्टरपंथी, ओके, कट्टर विचार वाला, जो अपने विचारों से समझौता नहीं करता है। तो 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के द्वारा, ओके, फैनेटिक, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी। कब हत्या की गई ये याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948, अंडरलाइन कर सकते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी दो एक होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। इसको समझ लेते हैं क्या सेंस है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ओके, बायो का मतलब जीवन होता है, लाइफ, ग्राफ का मतलब रिटेन से है, राइट से, लिखने से, और ऑटो का मतलब होता है कि सेल्फ, कहने का सेंस है कि लाइफ के बारे में लिखना, और कैसे लिखना, स्वयं ही लिखना। यानी कि ऑटोबायोग्राफी कही जाती है कि जब आप अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, तो वह जो किताब लिखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ओके। एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी। अब बायोग्राफी में क्या है कि इसमें ऑटो को हटा दिया गया, सिर्फ बायो और ग्राफी। तो बायो का मीनिंग लाइफ से होता है और ग्राफी का मतलब राइट, यानी लिखने से संबंध होता है। तो इसमें कहा जाता है जब आप जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में लिखा तो जाता है लेकिन वो कोई और लिखेगा, आपने, तो आप जब अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन आपके जीवन के बारे में कोई और लिखता है तो उसे हम लोग कहते हैं
ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। क्या नाम है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इनका नाम है कि सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग या अनुभव कह सकते हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बुक में भी बोल्ड करके दिया हुआ है, तो अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और इन्होंने न्यूमरस आर्टिकल, न्यूमरस मतलब अनगिनत इन्होंने आर्टिकल्स, लेख लिखा है किन के लिए, फॉर यंग इंडिया। ये अंडरलाइन कर सकते हैं, यंग इंडिया पूछा जा चुका है। तो यंग इंडिया जो भारत के युवा हैं, मतलब युवा भारत के लिए यानी भारत के युवाओं के लिए इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, पत्र लिखे हैं। एंड द स्पीचेज, और बहुत सारे स्पीचेज भी दिए हैं। दैट ही डिलीवर्ड ऑन अ डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर जब भी इन्हें मौका मिलता था स्टेज शेयर करने का या स्टेज पे इन्हें स्पीच देने का, तो इन्होंने अनेकों प्रकार के इन्होंने भाषण भी दिए हैं। रिवील का मीनिंग होता है उजागर करना, कोई छुपी हुई बात है तो उसको बोलकर बाहर निकलना। तो रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। अब ये ध्यान रखेगा, इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी या यंग इंडिया के लिए इन्होंने आर्टिकल्स कई प्रकार के लिखे, तो या स्पीच दिए डिफरेंट ओकेजन्स पर, तो रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, तो इन्हें सिर्फ आप एक थिंकर नहीं कर सकते हैं कि विचारक, ओके, विचार करने वाला व्यक्ति, थिंकर सिर्फ इसे नहीं कर सकते हैं, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, लेकिन इन्हें एक साहसी व्यक्ति भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार का इनका जीवन शैली रहा आज़ादी के दौरान, इन्होंने दिखाया कि साहस किसे कहते हैं। एक साहस होता है जो वायलेंस के दम पे, बंदूक के दम पे आप दिखाते हैं, एक होता है जो नॉन वायलेंस, जो कि मुश्किल माना जाता है, ओके। तो इन्होंने वो साहस दिखाया, इसलिए इन्हें कहा जाता है ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। इडियोमेटिक इंग्लिश, और इनकी जो इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम भारत के लोग अंग्रेजी नहीं सीखते थे, भारत के लोग शुरू से ही जो एजुकेशन है, शिक्षा पद्धति, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते रहे हैं, ओके। तो इनकी जो इंग्लिश वो इडियोमेटिक, मुहावरेदार इंग्लिश बोला करते थे। एक होता है कि सिंपल इंग्लिश लिखना, एक होता है कि मुहावरेदार लिखना, ओके। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, तो लास्ट में जो मैंने लिखा है एट ऑल, उसका मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तव में। तो आई डोंट लाइक इन रियलिटी ऐसा हम कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके जगह पे यूज किया जाता है आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो वो जो वर्ड्स है वो इडियोमेटिक यूज करना, फ्रेज यूज करना, मुहावरों का यूज करना अपने सेंटेंस में, जिसे कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, तो बहुत सारे शब्दों की जगह एक ऐसा शब्द लिखना, ओके। जैसे यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी लिख दिया गया है, तो वो सेंस में, तो ये वो भी लिखा करते थे। इन दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग मतलब जो अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, और एक्सट्रैक्ट कहा जाता है अंश या टुकड़ा। तो ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी, इसमें गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन समझ रहे हैं, सोसाइटी जिसमें मजदूर हो, स्किल्स हो, भोजन हो, सरकार हो, धर्म हो, लिखने की परंपरा हो, तो जो ये भारतीय सभ्यता है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के द्वारा महात्मा गांधी जी बताते हैं द साउंड फाउंडेशन, साउंड मतलब इनकी जो नींव है, फाउंडेशन होता है ना, नींव, कि भारतीय सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, कैसी इसकी परंपरा है, किस प्रकार से ये समय के साथ अपने आप को बदल रहा है या समय के साथ चल रहा है, इसके नींव के बारे में, मतलब करने कहते हैं बीच, सेंटर के बारे में ये बात कर रहे हैं, जहां से ये शुरू हुआ। Which has successfully withstood the passage of time, और यह सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन, जिसने पासेज ऑफ टाइम, बीते हुए समय को इन्होंने सामना किया है। भारतीय सभ्यता जो है ये बीते हुए समय के साथ सभी चीज़ों का सामना किया, चाहे अप्स एंड डाउन्स जो भी आए हैं। तो ये हुआ इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन इसमें महात्मा गांधी एक और सिविलाइजेशन के बारे में यह चर्चा करते हैं, और वह है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, और सिविलाइजेशन तो जानते ही हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन में जिस प्रकार से भारतीय सरकार है, भारतीय धर्म है, भारतीय को लिखने की परंपरा है, जरूरत की चीजें हैं या भोजन है, और एक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी। तो पश्चिमी सभ्यता की सरकारें कैसी हैं, या उनका धर्म कैसा है, उनका राइटिंग सिस्टम कैसा है, स्किल कैसा है, भोजन वो कैसा करते हैं। तो जब भी बात कही जाएगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, तो आप इसमें अमेरिका को कंसीडर कर सकते हैं।
भारतीय जो सभ्यता वो तो हम लोग देखते हैं जो हम लोग जी रहे हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आप अमेरिका को कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ की सरकार अलग है, वहाँ का खान पान अलग, वहाँ लोगों की सोच अलग है, पहनावा अलग है, वो सब कुछ उनके लिए वो बेहतर है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन और अमेरिकन सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अंतर तो है। तो वो कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, ये पूरा लाइन द वेस्टर्न से लेकर जो मैं भी पढ़ रहा हूँ लास्ट बीइंग तक पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति रही है, उनका ये आचरण करने का तरीका रहा है। क्या है? टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, वो मेटेरियलिटी मतलब भौतिकवाद को वो प्रिविलेज ज़्यादा उपयोगी देते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये किसको ज़्यादा महत्व देता है? मटेरियलिटी को। क्लियर हो गया? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस लाइन को पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यह जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ओके, ये मटेरियलिटी से जुड़े हुए हैं, भौतिकवाद, मटेरियलिटी, जिसे हम लोग मशीनरी भी कहते हैं कि मशीनों का उपयोग वहां पर ज्यादा होता रहा है। तो ये महात्मा गांधी ये कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। और देखा भी जाता है कि जो अमेरिकी सभ्यता है या भारत पश्चिमी सभ्यता, वहाँ मशीनों का आविष्कार कई गुना आगे तक जा चुका है, लोग मशीन पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी है टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, वो मेटेरियल मशीनों को या ज़्यादातर वो सुख ऐश्वर्य की चीज़ों में, सुख की चीज़ों में, आराम की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और जो पश्चिमी सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता को मैच नहीं कर सकते, मतलब दोनों को एक बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता जो इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल लिविंग, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन की जो बात की जाती है, तो जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिटी को फॉलो करता है, मशीनरी को फॉलो करता है, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, ध्यान रखिएगा, यह फॉलो करता है या एलिवेट्स, एलिवेट मतलब ऊंचा उठना, जिसे होता है एलिवेटर, जो आपको नीचे से ऊपर लेता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स करता है किसको? मोरल बीइंग को। मोरल बीइंग की बात यह करता है। मोरल बीइंग मतलब नैतिक चरित्र के बारे में, समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, समाज में कैसे अच्छी बातों को सिखाया जा सकता है कि आपका नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए। मोरल बीइंग एक इंसान को कैसा होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्रकृति पे आश्रित रहना चाहिए, प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे रियून नहीं करना चाहिए, और हमें समाज में कैसे बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, कैसे टीचर के साथ संबंध रखना चाहिए, कैसे ब्रदर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। तो ये भारतीय सभ्यता बताने का काम करता है। भारतीय सभ्यता मशीनरी को फॉलो नहीं करता है। इसलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन ये एक दूसरे को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिटी को फॉलो करता है और इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग को फॉलो करता है। तो दोनों में अंतर है। तो महात्मा गांधी, ये हुआ इंट्रो कंप्लीट, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब पैराग्राफ 1 से हम लोग स्टडी करेंगे कि महात्मा गांधी कह क्या रहे हैं। इस जो एक्सट्रैक्ट है, जो अंश या लिखा है इनकी जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया, उसमें कहते क्या है, तो हम लोग अब पैराग्राफ 1 से पढ़ेंगे। तो ये रहा इंट्रो, ओके, जिसमें महात्मा गांधी की जन्म, मृत्यु, उनके बारे में बात किया गया कि उन्हें फादर कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, बापू कहा जाता है। उन्हें आप स्पिरिचुअल लीडर कहेंगे रैदर देन अ पॉलिटिशियन कहेंगे, कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को इन्होंने डोमिनेट किया। कब से कब तक? फ्रॉम 1915 से लेकर 1948 तक। इनकी हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 को कहा गया, कर दी गई, ध्यान रखेगा। इन्होंने बहुत सारे, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रही, आत्मकथा किताब, जिसे आप कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। किसके लिए लिखा गया है? तो यंग इंडिया के लिए लिखा गया है। इन्हें अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा। और यह जो एक्सट्रैक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसमें महात्मा गांधी किसके बारे में बात करते हैं? द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में यह बात करते हैं। क्लियर? और लास्ट में जो लाइन ऐड किया गया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिटी को प्रोपोगेट्स करता है, वही इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बीइंग को एलिवेट करने का काम करता है। ओके, तो यहां तक हुआ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।